Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. इस दुनिया में लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता सिवाय उसके अपने जंग के। इसीलिए कभी भी अपने विचारों पर जंग मत लगने दीजिए। और अगर बिजनेस लॉस से रिलेटेड आपकी कोई विचार है तो उन्हें ताजगी देने के लिए शिल्पा भावना इज हियर वंस अगेन विद योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। भारत में हर साल हजारों बच्चे 12वीं की परीक्षा पास करते हैं। उसके बाद हायर एजुकेशन पाने के लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की तरफ देखते हैं। ऐसे में अगर आप कोई हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ पर होंगे उसके रजिस्ट्रेशंस, कहाँ से मिलेगा आपको एफिलिएशन, या फिर कैसा होना चाहिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आइए सुनील जी, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट शुरू करने से पहले ऐसा लगता है कि शायद ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली हायर एजुकेशन होती क्या है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इस बात की क्लैरिटी ज़रूर दें। शिल्पा जी, यूएस और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है हायर एजुकेशन का हमारे देश में। इसकी गवर्निंग बॉडी जो हम बोल सकते हैं वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ओके, यूजीसी जिसे हम बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में काम करती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो कैसे पूरा सिस्टम काम करता है तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी कैसी होती है, कैसे बनती है, कहाँ बनती है। हमारे देश में 5 तरह की यूनिवर्सिटीज होती हैं। सबसे पहली होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हमारी पार्लियामेंट जो देश की संसद है उसमें उसको नोटिफाई करके बनाया जाता है। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो राज्य सरकारें बनाती हैं। और तीसरी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि राज्य सरकारी बनाती हैं लेकिन उसके प्रमोटर प्राइवेट होते हैं। और चौथी होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देने के बाद, एक रिकमेंडेशन के बाद उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देती है। और 5वीं तरह की हो गई वो इंस्टीट्यूट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि हमारे देश में IITs हैं, NITs हैं या एम्स हैं। तो ये 5 तरह की यूनिवर्सिटी होती हैं जिनके अंतर्गत फिर सारे कॉलेजेस बनते हैं और एजुकेशन सिस्टम चलता है। जी, तो बेसिकली अगर देखा जाए कि 12वीं के बाद जब आप पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं तो वो सारी पढ़ाई हायर एजुकेशन में कंसिडर की जाती है, चाहे आप उसे किसी भी फील्ड में अपनाएं। बिल्कुल ठीक। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ एक ऐसी मेहमान आने वाली हैं जो कि इस हायर एजुकेशन को ही हमारे आज के यूथ तक पहुंचा रही हैं, तो उनको बुला लेते हैं। जी, बहुत बढ़िया। दर्शकों, आपको बता दें कि आज जो हमारी मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ रही हैं, आप एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाती हैं और साक्षरता के इस मिशन को पूरी तरह से आगे लेकर बढ़ रही हैं। शिक्षा के उस संस्थान को आप कैसे चला रही हैं और कैसे बच्चे उस शिक्षा के संस्थान से लाभ उठा रहे हैं, अपने इन्हीं अनुभवों को हमारे साथ बांटने के लिए आ रही हैं डॉक्टर छवि मित्तल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आइए बैठे। डॉक्टर छवि मित्तल, डॉक्टर बाय डिग्री नॉट बाय प्रोफेशन। यस जी, पढ़ाई आपने अपनी बहुत अच्छे से की थी और उसके बाद अब आपने हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट शुरू किया। कैसे शुरू हुआ, कैसे ये आइडिया आपके जहन में आया? प्लीज शेयर विद अस। देखिए, मैंने 93 में अपनी CA की एजुकेशन कंप्लीट की। जब मैं अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट से बात करती थी, वहाँ के स्टाफ को देखती थी, तो मैं देखती थी कि वहाँ का जो स्टाफ है उन पे डिग्री तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ डिग्री के सेक के लिए डिग्री ले रखी है। प्रॉपर सेंस में वो लोग बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, उनको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है,
वो एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उनमें कुछ कर गुजरने की चाह नहीं है, वो एक बीट एंड ट्रैक को फॉलो करते हैं। तो मुझे अपनी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां नज़र आई। तो उनको दूर करने के लिए मुझे लगता था कि मुझे एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जहाँ पे ये सब कमियां दूर हो जी। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश यंगिस्तान है, बिल्कुल 80% जो यहाँ की पॉपुलेशन है सारी यंग पीपल की है। तो अगर हमारी युवा एनर्जी एक ठीक बात की तरफ मोटिवेट होती है तो हमारी जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर रखते हुए मुझे कॉलेज खोलने का विचार आया। जी। आज जब हम आपके इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो आप उसमें कौन सी हायर एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं? हम लोग इस वक्त लॉ 3 ईयर का कोर्स दे रहे हैं और लॉ 5 ईयर का कोर्स हमारा 2016 से स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट होते हैं, अगर कोई व्यक्ति इसे शुरू करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती हैं वो एफिलिएशन ग्रांट नहीं करती। जो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी यूनिवर्सिटी होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद चलाती है जी, वो एफिलिएशन देती हैं और अपने अंदर बहुत सारे कॉलेज बनाते हैं अपने एरिया में। ओके। जैसे मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे अगर, तो उत्तर प्रदेश के में बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, उन सबके एरिया हैं, अपने अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन हैं। तो उस एरिया में यदि कोई कॉलेज आप खोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को पूरा करना पड़ेगा। ओके। वो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स पूरे करके आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेंगे, उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेंगे, लेकिन साथ ही आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 15 ऑटोनॉमस बॉडी बनाई हुई है। यदि आप लॉ करते हैं तो आपको उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाना पड़ेगा। हमारे देश में लॉ कॉलेज कोई भी चलाए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलाए, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी चलाए, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाए, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी चलाए, चाहे इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस चलाएं, लेकिन उसको अप्रूवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर आप मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल कॉलेज खोलते हैं तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, यदि आप मान लीजिए नर्सिंग का खोलते हैं तो नर्सिंग काउंसिल है। ओके। तो इस तरह की ऑटोनॉमस बॉडीज हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई कॉलेज खोलना चाहें तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे को कौन सी स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की, कौन सी राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं अप्लाई करूं, जिसके नॉर्म्स में देखूं। और आप क्योंकि हायर एजुकेशन में है तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कौन सी प्रोफेशनल काउंसिल ऐसी पड़ेगी, ऑटोनॉमस बॉडी जिसके पास मुझे जाना पड़ेगा, उसके नॉर्म्स भी साथ ही देखने पड़ेंगे। जी। आपने जब हायर एजुकेशन का ये इंस्टीट्यूट शुरू करने का सोचा ही था, आपके सामने ऐसी कौन कौन सी खास चुनौतियां रही जो आपको लगा कि फॉर ओपनिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिस इज अ चैलेंज, और बीइंग अ फीमेल एंड ओपनिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज अ चैलेंज? जब मैंने ये कॉलेज खोलने का एक आइडिया कंसीव किया, स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। सब लोगों को लगता था कि आप बीइंग ए फीमेल इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो इसमें आपको बहुत दिक्कतें आएंगी और आप इसे पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन बाद में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया। तो रोड टू द सक्सेस वाज नॉट वेरी इजी फॉर मी इन स्टार्टिंग। जैसे अभी हमारे सुनील जी ने बताया कि जब भी आपको कॉलेज स्टार्ट करना होता है तो आपको बहुत सारे एफिलिएशन लेने होते हैं। आपको स्टेट यूनिवर्सिटी से अलग एफिलिएशन लेना होता है, बीसीआई से आपको अलग एफिलिएशन लेना होता है, स्टेट से अलग एनओसी लेनी पड़ती है। तो जब आप ये शुरू कराते हैं तो इतना टाइम लगता है और इतनी सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इट इज़ ए वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग कि कैसे उस चीज़ को शेप में लेके आया जाए। बिल्कुल, किसी भी व्यवसाय को एक सही शेप में लाना वाकई चुनौती होती है। और वी हैव टॉक टू सम ऑफ द पीपल, स्पेशली फीमेल्स, उन्होंने क्या फील किया है इसके बारे में आप दिखाना चाहेंगे? I look myself like 10 years down the line, I'll be definitely a businesswoman. पहले से एक था कि बिज़नेस ही करना है, तो पहले अपनी सीए फर्म जो थी उसी में मैंने 9 मंथ्स वर्क कराए। अब मैंने अपनी सीए फर्म खोली है। इस समय इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इज़ द गोल्डन एरा टू स्टार्ट योर वर्क। अपना काम शुरू करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये समय अपना काम शुरू करने के लिए एक गोल्डन एरा कहा जा सकता है। आपने भी प्रूव किया है। आप क्या कहते हैं? ये बात बहुत सही है, इसको हम कई एंगल से समझ सकते हैं। सबसे पहला बात यह है कि आज की डेट में यदि आप कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो सिस्टम सारे ट्रांसपेरेंट हैं। आप पहले नहीं ये देख सकते हैं कि मेरी जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसके क्या पैरामीटर हैं। जी। मेरे को लैंड कितनी चाहिए, मेरे को बिल्डिंग कितनी बनानी है और मेरे को क्लासरूम कितने बड़े बनाने हैं।
ये मेरे सब कुछ पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिजिटली वेबसाइट के ऊपर, और साथ में मुझे ये भी पता लग जाएगा कि एक बच्चे को बिठाने के लिए मुझे कितने स्क्वायर फीट जगह चाहिए, वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। साथ में आपको ये भी पहले पता लग जाता है कि मेरे को कितना पैसा उनको एफडीआर के रूप में, इंडोमेंट फंड के रूप में मेरे को यूनिवर्सिटी के पास जमा करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी इसलिए रखती है कि यदि कभी कोई कॉलेज बंद हो तो जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हों, क्योंकि एफिलेटेड वो उस यूनिवर्सिटी से है, तो वो उनकी पढ़ाई पूरी कर सके, तो इसीलिए पहले ही प्रमोटर से वो पैसे लेके रख लेते हैं। तो मुझे इंडोमेंट फंड कितना देना है, मेरे को लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होनी चाहिए, ये भी लिखा होता है आजकल। इसी प्रकार से वो अपनी जो प्रोफेशनल काउंसिल, जो ऑटोनोमस बॉडी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर है, उसके भी पता लग जाएंगे आपको। जैसे लॉ कॉलेज में बार काउंसिल के पास जा रहे हैं, बार काउंसिल के नॉर्म्स कुछ और एडिशनल हो सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि यूनिवर्सिटी कहती है एक बच्चे के लिए 10 स्क्वायर फीट होना चाहिए, या लाइब्रेरी 100 बच्चों के लिए 1500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, बार काउंसिल कह सकती है 2000 फीट की होनी चाहिए। तो हमें फॉलो रूल वही करने पड़ेंगे जो बार काउंसिल बता रही है, बिकॉज इट इज अ लॉ कॉलेज। नहीं, हमें दोनों के करने पड़ेंगे, हमें हाईएस्ट लेना पड़ेगा, हाईएस्ट लेना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग जब टू तक आप अंडरस्टैंड। यूनिवर्सिटी का नहीं लेंगे तो यूनिवर्सिटी एफिलिएशन देगी नहीं, तो बार काउंसिल तक तो आप पहुंचेंगे ही नहीं। ये इसीलिए रखा गया है कि जिससे हमारा सिस्टम यूनिफॉर्म हो। आपने लॉ मान लीजिए दिल्ली में की है, एक व्यक्ति ने लॉ मध्य प्रदेश में की है, एक ने कर्नाटक में की है, तो उसे देश का लॉ तो पता हो। इसीलिए उन्होंने बोला है कि करिकुलम कोर्स के लिए, कोर्स कैसा होगा, क्या करोगे, उसके लिए प्रोफेशनल काउंसिल है। एक तो ये कारण हो गया। हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अब क्यों अच्छा एनवायरमेंट है, तो पहला तो ये अब सब ट्रांसपेरेंट है। आज मैं कॉलेज खोलना चाहता हूं, मैं आज डिसाइड करता हूं, तो मुझे सब कुछ पता है। अगले 2 सालों में मेरा कॉलेज है, 1 साल में मेरा कॉलेज खुलेगा, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में 1-1.5 साल लगता है। बिल्कुल। तो जब लगेगा तो क्या रेगुलेशन होगा, ये नहीं होगा कि मैं पूरी बिल्डिंग बना के गया तो उन्होंने बोला बिल्डिंग तो आपने गलत बना ली। हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि सब ट्रांसपेरेंट है। इसलिए हम कहते हैं आज एनवायरनमेंट है। दूसरा, सरकार हर चीज को बहुत जल्दी क्लियर कर रही है आजकल। समय कम लग रहा है, समय कम लग रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया। टाइम इज मनी, टाइम इन मनी। आज आपको नॉलेज के लिए कहीं भागना नहीं है, आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि अगर नॉलेज की बात की जाए तो आज के समय में आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीविजन ऑन करना है और देखना है बिग बिजनेस आइडियाज। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द नॉलेज। सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप एक हायर एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने वाले हैं तो कौन सी बातें हैं जिनका बहुत ख्याल रखना है। नमस्कार, बिग बिजनेस आइडियाज़ के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं विजय सांपला, आपका सेवादार, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, बिग बिजनेस आइडियाज़ उनका सही में सदुपयोग करके इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग करें। हाँ जी बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। हमने जब लोगों से बात करनी शुरू की कि जब एक महिला किसी व्यवसाय को शुरू करती है तो क्या कुछ दिक्कत आ सकती है, वी हैव फाउंड आउट अ डिग्निफाइड लेडी। उन्होंने कुछ कहा है, आई थिंक हमें उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। When I was posted as Deputy Commissioner of Faridkot, I used to try to get the women sarpanches. Generally, the law had come into force, so women had been made sarpanches. But in my office, all the time, only men would come. So I would always ask them, who is the sarpanch? So they would say, वो हमारी बीवी है. So then I said, अगर बीवी है, so why isn't she here? He said, नहीं, वो बोलती नहीं है, मैं ही बोलता हूँ. So then I said that my husband is also posted as Deputy Commissioner. तो आगे से मैं उन्हीं से, फिर आप उन्हीं को मिलिए, मुझे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैं भी लेडी हूँ। ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो बिल्कुल होता है। आपने ऐसी चीज तो फेस नहीं की?
नहीं, कभी कभी फेस होती है। जब जैसे मैं अपने कॉलेज की सेक्रेटरी हूँ, मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती हूँ, तो जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो जब कभी आप ऑर्डर पास करते हो तो उनकी मेल ईगो कभी कभी हर्ट हो जाती है। लेकिन जब पेरेंट्स आते हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो एक फीमेल को एक सेक्रेटरी की फॉर्म में देख के बहुत खुश होते हैं एंड दे फील सिक्योर। तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को बहुत सुरक्षित हाथों में दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। वो बल्कि मेरे को आकर कहते हैं कि अब से आप ही इनकी गार्जियन हो, अब हमें कोई भी वरी नहीं है कि आपके कॉलेज में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि पेरेंट्स आते हैं तो उन्हें एक सिक्योरिटी लगती है। आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि जब एक महिला हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहे तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मेरे को लगता है कि क्योंकि महिलाओं में कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि पुरुष में नहीं होती जी। जैसे कि उनमें इंट्यूशन उनकी बड़ी अच्छी होती है, पेशेंस बहुत ज़्यादा होती है, और वो मल्टीटास्किंग होती हैं, और उनको चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी बड़ी अच्छी आती हैं। उन्हें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे अभी डॉक्टर छवि मित्तल कह रही थी कि कुछ पुरुष जो इनके साथ काम करते हैं उनकी ईगो हर्ट होती है। यदि किसी व्यक्ति में जब वो जॉब कर रहा है या एक टीम के रूप में काम कर रहा है, उसके अंदर ईगो है, तो उसे जॉब करनी ही नहीं चाहिए जी। फिर चाहे वो ईगो एक फीमेल से हो या मेल से हो, ईगो है तो वो नहीं काम करना चाहिए। जब भी आप देश के लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं या समाज के लिए काम करते हैं, तो आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है जी। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि जैसा आपने मल्टीटास्किंग की बात कही, तो मुझे नहीं लगता फीमेल से ज्यादा कोई मल्टीटास्किंग हो सकता है, बिकॉज महिलाएं ही हैं जो एक ही समय पर फोन पे भी बात कर सकती है, टेलीविजन का सीरियल भी सुन सकती है, खाना भी बना सकती है, और उसी वक्त पे बच्चा भी गोद में होता है। सो दिस इज व्हाट अ लेडी कैन ओनली डू। ये सब बिजनेस में भी वो कन्वर्ट कर सकती है। बिजनेस में वो इंस्टीट्यूशन भी देख सकती हैं, यदि कोई इंस्टीट्यूशन चला रही हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन भी साथ देख सकती हैं, पीआर भी मेंटेन कर सकती हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेजन भी रख सकती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे फिर बार काउंसिल हो, या कोई और प्रोफेशनल काउंसिल हो जी। किसी भी इंस्टीट्यूट की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप कैसे इंश्योर करती हैं उसे? देखिए, जैसे मैंने डिफरेंट कॉलेजेस में जब विजिटिंग लेक्चर लिए और मैंने बच्चों की कंडीशन देखी, तो मैंने देखा कि बच्चों पे थ्योरेटिकल नॉलेज तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। तो आपने ये प्रैक्टिकल नॉलेज अपने इंस्टीट्यूट में रखी तो हमने जो सबसे पहले किया, जो हमारी टीचिंग पेडागॉजी है, वो डिपेंड ही करती है कि बच्चों को थ्योरेटिकल के साथ साथ पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाए। जैसे मैं अपने लॉ के लिए बताना चाहूँगी, बच्चे जो भी बुक से पढ़ते हैं, जो फैकल्टी उन्हें पढ़ाते हैं, हम जो अपना टीचिंग मेथड रखते हैं उसमें केस स्टडी बेस्ड मेथड रखते हैं। तो जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको केस स्टडी दी जाएगी। तो बच्चों को वो केस स्टडी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सॉल्व करनी है, डिफरेंट लॉ के एंगल को देखते हुए करनी है, जिससे जब वो बाद में एजुकेशन कंप्लीट करके लॉयर बनते हैं, कोई केस उनके सामने आता है तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाता है, एक लॉजिकल माइंड डेवलप हो जाता है, एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाता है इन चीज़ों से। और जैसे फैकल्टी मेंबर उनको असाइनमेंट देते हैं, उस असाइनमेंट के बेसिस पे उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है। प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन आंसर आवर होता है। तो बच्चे बहुत ही डीप प्रिपरेशन करती हैं ताकि वो हर एंगल से प्रिपेयर रहें कि हमारे को बेस्ट प्रेजेंटेशन। तो इन चीज़ों से जो है बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है। सुनील जी, जब हम बच्चों की ही अभी बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जब एडमिशन लेने जा रहा है किसी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में, तो उसे उस इंस्टीट्यूट के अंदर कौन कौन से चेक पॉइंट्स हैं जो देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यदि हम टोटलिटी में देखें तो हमारे देश में लगभग 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्र की यूनिवर्सिटी हैं, और यदि हम स्टेट गवर्नमेंट की देखें यूनिवर्सिटीज़, 329 स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं जी, और 205 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो प्राइवेट हैं। और इसके बाद फिर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी आती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे देश में लगभग 128 हैं, और फिर 50 वो इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस के। तो जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे ये देखना चाहिए कि वो यदि केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी में ले रहा है तो कुछ देखने वाली बात नहीं है, यदि वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद तीसरी आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी को दर्जा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देता है। सो इट इज डायरेक्टली फ्रॉम देयर, तो इसलिए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथे तरह की यूनिवर्सिटी आ गई जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं, जो स्टेट एक्ट में बनती हैं लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो प्राइवेट प्रमोटर चलाते हैं। उनमें यूनिवर्सिटीज में हमें देखना जरूरी है कि कौन कौन से कोर्स की परमिशन उनके पास है। जिस कोर्स की परमिशन उनके पास होती है वो उसके वेबसाइट पे होती है। यदि हायर एजुकेशन देख रहे हैं तो जैसे आपके कॉलेज को देखना चाहें तो हमें बार काउंसिल की साइट पे देख सकते हैं। बार काउंसिल की साइट पे जाके पता लग जाएगा कि उनको 3 साल का लॉ चलाने की परमिशन कब दी
और 5 साल की अवधि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंडर कॉलेजेस बनते हैं, तो वो कॉलेज को अफिलिएशन देते हैं। जैसे आपका कॉलेज है वो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंडर है। जब आप वो देखना चाहें तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि इस कॉलेज में कौन कौन सी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं। मैं बीकॉम पढ़ना चाह रहा हूँ तो बीकॉम की कितनी सीटें हैं। मेरे को बीएससी में एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने जा रहा हूँ उसमें बीएससी है भी कि नहीं है। हाँ, इसके साथ मैं और भी कहना चाहूँगी, जैसे सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उन्हें एफिलिएशन चेक करनी चाहिए कि उनका प्रॉपर एफिलिएशन है, कितना इनटेक है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को ये भी चेक करना चाहिए कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी मेंबर कैसे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो फैकल्टी मेंबर्स को ही पढ़ाना है उनको। तो फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, अगर फैकल्टी मेंबर्स अच्छे होंगे तो वो उन्हीं हिसाब से जो है एजुकेशन लेंगे जी। और वो आपको पिछले रिजल्ट से भी पता चल सकता है। उनको रिजल्ट देखना चाहिए, प्लेसमेंट देखना चाहिए कि जो कॉलेज हैं वो प्लेसमेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटर्नशिप कहाँ पे लगवा रहे हैं आपकी। तो इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो बच्चे को देखना है कि वो अफिलिएटेड है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप चाहे कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, अगर उस डिग्री को दिखाकर बाद में उसके कोई मायने नहीं बन रहे हैं तो वो गलत है। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हमारे देश में हैं जो कि बहुत बड़े नेम फेम के हैं, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनके पास कोई एफिलिएशन नहीं है। तो सबसे पहले कॉलेज एफिलिएटेड है कि नहीं जरूर देखना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो कॉलेज का, स्कूल का। और सीटें जरूर देखनी चाहिए कितनी हैं, और खुद आके डिस्कस करना चाहिए कि जी मेरे से पहले कितने बच्चे ले चुके हैं। जितनी सीट हैं उसके ऊपर एक भी बच्चे का एडमिशन बिल्कुल इलीगल है जी। तो ये चीजें जो है समझनी बहुत जरूरी है, बच्चों को भी उनके पेरेंट्स को भी। आपने यहाँ पर अभी एक बात कही कि प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे प्लेसमेंट करवाते हैं? देखिए, हमारे लॉ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मल्टीपल कैरियर ऑप्शन होते हैं। वो लॉ करने के बाद लॉयर भी बन सकते हैं, बहुत से बच्चे जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत से जो है एमएनसीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे जो कॉन्टेक्ट हैं सब लॉ फॉर्म से भी कॉन्टेक्ट्स हैं, एमएनसी से भी फॉर्म कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि आपका बच्चा एम्प्लॉयबल होना चाहिए। तो कंपनीज के हिसाब से हम अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं, जिससे जब वो अपनी डिग्री को कंप्लीट करें तो बहुत ईजिली उनको जो है प्लेसमेंट मिले। आपके अगर हम अभी और फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो और क्या कुछ खास सोचा है आपने बच्चों के लिए? देखिए, जैसे हम अपना ये लो कोर्स चला रहे हैं, इसमें हमारा 40-60 का रेशियो है गर्ल्स का और बॉयज़ का। जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि बहुत से जो पेरेंट्स मिडिल क्लास के होते हैं, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव फॉर देयर गर्ल्स। वो जो है गर्ल्स को हायर एजुकेशन परस्यू ही नहीं करने देना चाहते हैं। वो दूर दूर के कॉलेज में जो कोएड कॉलेज होते हैं उसमें बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं। तो इसीलिए हम गर्ल्स कॉलेज चलाना चाह रहे हैं। अच्छा। यस। और हम इसके लिए बीकॉम, बीएससी, बीएड एंड बीए स्टार्ट करने वाले हैं, जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज के नाम से होगा। यहाँ पे मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी गर्ल्स के लिए कोई महाविद्यालय या कॉलेज बनाते हैं तो आपकी जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो आधी रह जाती है। यदि आपको क्वाड बनाना है, अगर आपको उसके लिए 5000 मीटर जमीन चाहिए, तो यदि आप खाली गर्ल्स के लिए बना रहे हैं तो कुल 2500 मीटर लैंड चाहिए आपको। वाह, तो ये आपके लिए अभी से एक प्लस पॉइंट हो गया है जो आपको सोच के चलना है। एंड वी होप कि आपका ये जो सपना है बहुत जल्दी पूरा हो। ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जवाब देंगे उन सवालों की जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान। ओनली ऑन बिग बिजनेस आइडियाज। राइट अस ऑन info@bigbusinessideas.in। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस।
एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का जो आपने ईमेल और ऑडियो के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। पहले ईमेल के सवाल ले लेते हैं। तो सर, ये पहला सवाल हमारे पास आया है हैदराबाद आंध्र प्रदेश से संजीव मेहता जी हैं। आप कहते हैं कि आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो सबसे पहले तो आपको शादी की मुबारकबाद। और आप जानना चाहते हैं कि शादी में इन्हें 4,51,000 का कैश एज ए गिफ्ट मिला है रिलेटिव्स की तरफ से। तो इनका सवाल ये है कि क्या ये उस राशि को बैंक में जमा करवा सकते हैं? बिल्कुल जमा करा सकते हैं, इसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं है। लेकिन यहाँ इनको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आप ये ध्यान रखें कि जिन जिन लोगों से पैसा आया है उनके नाम, एड्रेस और हो सके तो पैन भी जरूर डिटेल अपने पास रखें। बट मेहमानों से कैसे लिए जाएंगे? नाम एड्रेस तो ले सकते हैं। नाम एड्रेस ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब वक्त हो गया है आपके ऑडियो के सवाल का। तो मेरा नाम संदीप है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करना जरूरी है क्या, और एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या फर्क है? संदीप जी को मैं बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन एक्ट में ज़रूरी नहीं है। आप ओरल पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं, रिटर्न पार्टनरशिप पे भी काम कर सकते हैं और पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। पहले सवाल का इनका क्वेश्चन हो गया। दूसरा ये पूछते हैं एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म जब आप बनाते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट के जो रजिस्ट्रार होते हैं वहाँ रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप डीड, यदि आप कराना चाहें तो। और जो एलएलपी होती है ये कंपनी की तरह एक लिमिटेड लायबिलिटी बनती है पार्टनरशिप, जो कि एमसीए में रजिस्टर्ड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। और जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है, जहाँ हम कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, वहीं पर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होता है। हेलो, मैं निशित त्रिवेदी बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक हम लेता हूँ और घर मेरा जॉइंट नेम पे है, तो एंड ईएमआई एक ही अकाउंट से जा रहा है, तो इनकम टैक्स डिडक्शन दोनों को मिलेगा क्या? यदि आपका मकान ज्वाइंट नेम पे है, मतलब आपके और आपके वाइफ के दोनों के नाम पे है, तो अगर आपने लोन भी दोनों के नाम से लिया है और यदि ईएमआई अब ज्वाइंट अकाउंट से दे रहे हैं तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यदि मकान बेशक ज्वाइंट नेम पे है, लोन एक व्यक्ति ने लिया है और उसकी रीपेमेंट भी एक व्यक्ति कर रहा है, तो बेनिफिट भी एक ही व्यक्ति को मिलेगा। और अब वक्त वो आ गया है जबकि हम अपने स्पेशल सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक कदम पीछे लेते हुए आपका बिजनेस मंत्र हमारे सभी उद्यमियों के लिए। मैं बताना चाहूँगा, नॉलेज या ज्ञान वो हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बिल्कुल, इट इज लाइक अ मैजिक वॉन्ड। आप जिसकी हम बात कर रहे थे, हमारा स्पेशल राउंड, इसे हम कहते हैं शिल्पा भावना स्पेशल, जो कि एक रैपिड फायर है। आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको बहुत जल्दी जवाब देने। नाउ दिस इज योर रैपिड फायर। जब आपने अपना व्यवसाय शुरू किया तो आपको सबसे ज्यादा साथ किसका मिला? समाज का, फैमिली का या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का? अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का। सबसे पहले पे वेरी नाइस। आपको अपनी प्राथमिकताएं बतानी है कि जब एक महिला अपना खुद का काम शुरू करती हैं तो उन्हें क्या मिलता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट या सोशल स्टेटस? आपको इन्हें प्रायोरिटाइज करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल स्टेटस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड दैट इज द मोस्ट एस्टीम्ड थिंग टू अ लेडी। अब मैं आपके सामने कुछ शब्द बोलूंगी एंड यू हैव टू क्विकली रिएक्ट टू दीज वर्ड्स। एजुकेशन, इट इंक्रीज द हॉरिजन ऑफ नॉलेज। ओके। स्टूडेंट्स, all students are very intelligent, but the thing is that we have to motivate them in a correct direction. Girls should be very self-respected, they should be self-reliant and self-independent. और इसलिए आपका जो आगे आने वाला जो सपना है वो इन्हीं से रिलेटेड। Okay, yes, yes, बिल्कुल। And work. Work is worship. There should be no vacation from work. आप छुट्टियां नहीं लेती हैं? From work, I am saying. Work is my passion, work is my habit. वेरी नाइस। और आप बिल्कुल छुट्टियां नहीं लेती हैं, तो इसके लिए तो आप इनाम की हकदार बनती हैं। बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए ये है। थैंक यू सो मच डॉक्टर छवि। थैंक यू। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि हमारा समाज
पुरुष प्रधान से बदलकर महिला प्रधान हो, बल्कि हम ये कहते हैं कि हमारे समाज में किसी भी लिंग की प्रधानता की आवश्यकता है ही नहीं, बल्कि ज़रूरत है तो इन दोनों लिंगों को समानता की रेखा तक लाने की। और फिलहाल महिलाओं को समानता की रेखा तक बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। और हम सबको इस बात को समझना होगा कि फिलहाल हो रहा महिलाओं का उत्थान पुरुषों के लिए पतन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये वो इंद्रधनुष है जो हम सभी की जिंदगी में खुशहाली के रंग भर देगा। इन रंगों के साथ शिल्पा भावना आपको छोड़े जा रही है। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big Business Ideas.